हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जूनियर सेक्शन का 7th नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे, 7 वाला। इससे पहले मैंने 6 जो साइंस के अपलोड किए दिए हैं, इसमें आप एक बार चैनल पर विज़िट कीजिएगा। और ये आपका 7 नंबर का है, इसमें केवल साइंस का देखेंगे और मैथ का अलग से देखेंगे इसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। ये आपका साइंस सेक्शन, इसमें 41 से स्टार्ट होगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 41 नंबर। एक पिकोमीटर के बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर बराबर होता है आपके 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो ये होता है आपका एक पिकोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 42 का। एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आपकी देखिए, अगर आपको वैसे हो जाएगी, उसके 9 गुना हो जाएगी। देखिए कैसे हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसमें के बराबर जो होता है उसके बीच का संबंध। ये पिछली बार टीआरई में आया था कि इसके गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध था। तो k = p²/2m था। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, दूसरी जो थी, जो इसमें बोला है कि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे संवेग को हमने कर दिया 3 टाइम्स कर दिया। तो ये 3 का जब स्क्वायर होगा ना, तो ये आ जाएगा 9p²/2m। तो आपका जो मेन फार्मूला है उसमें आपका p²/2m होना चाहिए। तो ये 9 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा, p = p, ये k = p²/2m। ये आया था उसमें टीआरई में। ठीक है, तो ये होता है संबंध इसके बीच में। k होती काइनेटिक एनर्जी और p आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, संवेग, और ये आपका गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित इसमें से दाब का विमा सूत्र क्या है। तो दाब की जो विमा सूत्र होती है, पहले दाब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। P = होता है F/A, और F जो होता है, F होता है MA, ये हो जाएगा A। F = होता है MA, M की क्या हो जाएगी, तो M हो जाएगी इसकी। और A जो होता है ना आपका त्वरण होता है, तो मीटर/सेकंड² होता है, तो L T⁻² हो जाएगा। और अपॉन नीचे में आपका A है, तो ये L² हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा ना, तो एक L इससे कम हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ML⁻⁻1 और T⁻²। ठीक है, तो विमा भी निकालना आप सीख लीजिए, ये बहुत काम का है। और क्वेश्चन आ भी सकता है इसका, अभी तक तो नहीं आया। इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा ML⁻⁻1 T⁻²। 44 नंबर देखते हैं। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। तो केल्विन पैमाने पर आपको पता है, ये क्वेश्चन कई बार आया। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, उस पर आपका जो पानी है वो बर्फ़ बन जाता है। अभी इसमें पूछा केल्विन के हिसाब से, इसमें 273 ऐड करेंगे, तो आप यही रहेगा 273.15 कर लीजिएगा के। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 45 नंबर। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। तो ये आपको पता होगा 45 का, ये अभी उसमें आया भी था, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करना चाहता है। पीछे की ओर इसलिए भी खींचता है कि संवेग संरक्षण का नियम होता है इसमें, तो आपको वो गेंद जो है ना वो कम लगेगी। और ये आपके गेंद में क्या होती है, संवेग परिवर्तन की दर की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपका अपकेंद्रण बोलते हैं इसे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल होती है, जैसे आपका दही बनाना होता है या उससे क्रीम निकालना। ठीक है, दही नहीं, सॉरी, मट्ठा बनाने के लिए आपका दूध से क्रीम निकाला जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल होता है ये। नेक्स्ट है 46। जैसे आप एक इसमें एग्जांपल एक और होता है, जैसे आप गाड़ी में जब मुड़ते हैं ना, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। और दूध से क्रीम वाला ये तो हो ही गया आपका मतनी वाला जो होता है इसमें। 47 में उस तापमान को क्या कहते हैं जिसे वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबालना शुरू कर देता है। तो 47 आपका होता है क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बोलते हैं इसे। और आपका जो गलनांक होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका जो द्रव होता है उबलना शुरू कर देता है, बीपी इसे बोलते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, जैसे ये वाला बोला जाता है इसे।
नेक्स्ट है आपका 48 नंबर, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो ये आपका होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा ये ध्वनि का वेग पूछा गया है, ठीक है, प्रकाश की चाल नहीं पूछी कि जो आप 3 × 10⁸ लगा दीजिएगा। तो ये आपका प्रकाश की चाल है और ये 330 मीटर पर सेकेंड आपका ये ध्वनि का वेग है। तो हमेशा आपका जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी बनता है कि आसमान में जब जो बिजली कड़कती है तो उसमें पहले प्रकाश सुनाई पड़ता है या ध्वनि का सुनाई पड़ता है? तो आपका प्रकाश पहले दिखाई पड़ेगा, बाद में ध्वनि आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, और ये ध्वनि जो होती है आपकी माध्यम में ये आपकी संचरित होती है, और प्रकाश जो होता है माध्यम में संचरित नहीं होता, इसलिए वो निर्वात में जो ध्वनि होती है ना निर्वात में नहीं संचरित होती, क्योंकि उसमें माध्यम नहीं होता है, और आपके ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि संचरण करेगी। 49 नंबर है, सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है? तो 49 का हो जाएगा क्योंकि प्रकीर्णन होने के कारण नहीं होता है ना, वहाँ प्रकीर्णन हो नहीं सकता है, वहाँ कण होने चाहिए, माध्यम के कण। नेक्स्ट है 50 नंबर, एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? तो 50 का देखिए ये हो जाएगा केबल प्रतिरोध। एसी में केबल प्रतिरोध, एसी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो होता है I²R, जिसे प्रतिरोध बोलते हैं, और प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना पावर की हानि ज़्यादा होगी, तो ताप के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। तो इसे हीट बराबर बोलते हैं I²RT बोलते हैं ना, H = I²RT, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। जितना प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा हानि होगी इसकी। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है? तो आपको पता होगा 51, जिसमें भी नया पदार्थ बनेगा ना तो वो आपका रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है, और इसे आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में जैसे आपने जो मोमबत्ती जलती है जो, तो मोमबत्ती जलना जैसे पिघलना, ध्यान रखिएगा 2 चीज़ें होती है, मोमबत्ती जलना, एक पिघलना। पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है, और जो जलना है ना तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जलेगी उससे तो केमिकल बनेगा, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। बाकी मोमबत्ती पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 52 नंबर, इनमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो देखिए हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका अपर रूप नहीं है, ठीक है, और हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। नेक्स्ट है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये आपकी है ये आपकी की थी, ये फर्स्ट नंबर देखिए हिदेकी युकावा, ठीक है, ये परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी इन्होंने। और देखिए आपके जो जीएस बोस थे, इन्होंने क्रिस्टलोग्राफ की खोज की थी। जे थॉमसन ने आपका पता है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और ये एसएन बोस जो थे इन्होंने बोसान कण की खोज की थी, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। हिदेकी युकावा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन 54 का, तो कैसा होता है? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि ये अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल जो होता है वो क्या कर देगा, नीले को लाल करेगा, और जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। तो ये आपका कॉपर सल्फेट जलीय विलयन घोल जी अम्लीय होता है, और इसमें जल अपघटन हो जाता है, इसके फल जो इसकी वजह से ये क्या होता है, नीले को लाल कर देता है। नेक्स्ट है, उस जर्मन रासायनिक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक या ट्राइड में समूहबद्ध किया था। तो ये 55 का देखिए, हेनरी मोजले का ये आपका था, इन्होंने किया था। 55 का देखिए, सॉरी ये मोजले तो वो दी थी आवासवाणी, ये आपका डोवेनर, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग में लिखा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है, जोहान वोल्फगैंग डोवेनर। तो इन्होंने क्या किया था, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया था, इसे बोलते थे डोवेनर का त्रिक सिद्धांत बोलते थे इसे, तत्वों पर था। और त्रिक के तीनों तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि मध्य के तत्व का जो परमाणु जो होता है, परमाणु द्रव्यमान मध्य वाले का, तो इनके जो पहले और लास्ट के थे, इनके जो औसत होता है, इनको जोड़ने पर जो औसत निकलेगा वो इसके औसत के बराबर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, इसमें आपका रहेगा, यहाँ पे लेते हैं एक Li Na, ओके, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इसके ले लिए परमाणु क्रमांक, इसके परमाणु भार इसके 7, इसका होता 23, इसका होता 39। तो अगर 39 को 7 में ऐड करेंगे तो देखिएगा
इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39 और 7 हो जाएंगे 46। अब 46 का हम आधा करेंगे क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं इसमें, तो 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये 23 आपका बीच वाला पद आ गया। तो ये कुछ तत्वों पर ही लागू हो पाया था, बाद में इनका फेल हो गया था। अब देखिए 56 नंबर है, नाइट्रोजन का प्रयोग जो होता है वो आपके विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्योंकि तो इसमें क्या होता है, ये दहन को सपोर्ट नहीं करता है। ये नाइट्रोजन का जो यूज़ होता है, ये क्या होता है, एक बल्ब जो खोखला होता है उसके अंदर वायु निकाल दी जाती है ताकि इसमें गर्म जो होते हैं ऑक्सीजन ना होकर हो पाए और बल्ब की दक्षता आयु मतलब जो होती है वो बढ़ती रहे। और बल्ब के अंदर मौजूद वायु निकाल कर उसमें क्या करते हैं, अक्रिय गैस जो होती है नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। अक्रिय गैस हो और आपकी जैसे आर्गन हो गई, ठीक है, तो इसमें भर दिया जाता है। ये क्या करती है, ये दहन नहीं कर पाती है, इसलिए ये आपकी भरी जाती है। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला कौन सा तत्व है इसमें, तो आपको पता होगा सल्फ़र वाला जो तत्व होता है। तो ये आपका सल्फ़र का परसेंट जो होता है 0.05% होता है इसमें। और प्याज, लहसुन होता है, अंडा होता है, सरसों के तेल आदि पदार्थों में भी सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र की प्राप्ति फ्रांस विधि द्वारा की जाती है, ठीक है। फ्रांस एक सेसेली विधि होती है। नेक्स्ट है, जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला पीला रंग प्रदान करती है, तो 55 का देखिए 58 का, तो ये आपकी सोडियम होती है। जलने पर क्या होती है, धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है सोडियम, और ये इतने क्रियाशील होते हैं कि इन्हें आप मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ये सोडियम एक रासायनिक तत्व है, इसकी आवर्त सारणी में प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद। और इस समूह में धातुगण मौजूद होते हैं, सारे धातु होते हैं इस पहली लाइन में। और ठीक है, इसे केरोसिन में रखा जाता है, अपने इसमें से इतना रखिए है। और जल के साथ ये क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट है 59 नंबर, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो 59 का हो जाएगा एल्यूमिनियम। आप कहेंगे ऑक्सीजन पाई जाती है, ये बोल रहा भू प्रॉपर्टी पे है, ठीक है। भू प्रॉपर्टी पे आपकी जो होती है एल्यूमिनियम पाई जाती है, दूसरे नंबर पे आपकी आती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 60 नंबर, साबुन का उत्पाद होता है, तो ये क्वेश्चन एक आपका साबुन से भी आया था, तो ये ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया करता है, ठीक है। साबुन से भी आया था, जो आपका जो साबुन होता है ना, ट्राईग्लिसरॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो आपका ग्लिसरॉल बनाएगा और फिर आपका बनाता है साबुन। तो साबुन RCOO होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो साबुन वसा या तेल उसकी फैटी एसिड से बनता है, ठीक है। और साबुन लंबी श्रृंखला वाला फैटी एसिड होता है, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जब वसा तेल में मौजूद ट्राईग्लिसराइड का जलीय विलयन जैसे NaOH है या KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो ये साबुन और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ठीक है। इसे एस्टर या क्षारीय हाइड्रोलिसिस कहा जाता है और इसकी अभिक्रिया थोड़ी लंबी है, इसमें बता नहीं पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया करता है। और 61 नंबर है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना। तो आपको पता होगा स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर नापता है आपका। और ये आपका जो आपका हृदय की धड़कन नापता है वो आपको पता होगा स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। और जो स्पायरोमीटर होता है ये लंग्स की क्षमता को बेहतर बताता है, स्पायरोमीटर। नेक्स्ट है 62 नंबर, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है, तो ये आपका होता है 62 का देखिएगा रस संवेदी। ये क्या करता है, जीभ मुख पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है और ये स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होती है। हमारी जो जीभ होती है इस पर रस संवेदी या गैस्टेटरी बोलते हैं इसे रिसेप्टर्स होते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील होते हैं। और तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं, ये कोशिकाएँ भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। और इसमें 4 प्रकार के स्वाद होते हैं, आपको पता होगा, जैसे आपका होता है नमकीन लगना, खट्टा और कड़वा, मीठा, ये सारे 4 होते हैं। नेक्स्ट है दांत का एनेमल किससे बना होता है, तो 63 का देखिए आपका होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। और ये आपकी एनेमल जो होती है वो सबसे कठोर परत होती है, सबसे कठोर होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है ये। नीचे परत को डेंटाइन बोलते हैं इसकी, और सबसे नीचे की परत को बोलते हैं पल्प, ठीक है। और डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्तवाहिनियाँ होती हैं जिससे हमें उसे दर्द महसूस होता है, ठीक है। और वो जड़ें में होती है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है, तो आपको अभी 64 का ये स्टेथोस्कोप बताया था मैंने, ठीक है, स्टेथोस्कोप लगाया जाता है।
और स्पायरोमीटर जो होता है मानव फेफड़ों की श्वसन दर को नापता है, और थर्मामीटर से आपका तापमान नापा जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर से आपका रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापा जाएगा, ठीक है। और इसमें स्फिग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप में ध्यान रखिएगा, दोनों में फ़र्क, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। एक पीएच से भी क्वेश्चन आया था, जो जंतु होते हैं उनका पीएच रेंज कितना होता है, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 7.3 से लेकर 7.4 होती है मानव शरीर का पीएच रेंज। आपका जो रक्त होता है ना वो 7.4 होता है, मतलब कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट है आपका जैसे समुद्री जल होता है ना वो 8.4 होता है, और रक्त जो होता है 7.4 हो जाएगा, और आपका जो लार होती है 6.5, 5 से नीचे जाएगी 5.5 से तो उसका क्षरण चालू हो जाता है, और आपका दूध जो होता है 6.4 होता है, और सिरका 2.4 काफ़ी अम्लीय होता है, और नींबू 2.2। तो ये कुछ आप याद रखिएगा, पीएच पूछ देगा एक। नेक्स्ट है 66 नंबर, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है, तो आपका 66 हो जाएगा पायरुवेट होता है, ठीक है। पहले चरण में ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न जो पदार्थ होता है वो पायरुवेट होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, तो 67 का हो जाएगा कॉर्निया। ये आपको सुविधा प्रदान करता है आँख में आने के लिए। पहला जो आपका जो आँखों में रोशनी पड़ती है वो सबसे पहले कॉर्निया पड़ती है, और ये एक मानव का जो आपका आई होती है ना, ये आपका कैमरे की तरह होता है। इसमें लेंस निकाय जो निकाय होता है प्रकाश सुग्राही बनाने के लिए रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पृथ्वी में बनता है, और इसमें कॉर्निया से ही प्रकाश पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। आँख की सबसे बाहरी लेंस होती है और आँख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। आँख दान करने में जो आपका जो दान किया जाता है पूरी आँख नहीं की जाती, ये आपका कॉर्निया किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट है 68 नंबर देखेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, तो आपकी हो जाएगी ये जीभ, ठीक है। आपकी जीभ हो जाएगी, ये दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, एकमात्र पेशी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, तो 69 का हो जाएगा आपका ये एस्ट्रोजन, ठीक है। ये आपके हार्मोन्स आए भी थे, इसमें महिला एस्ट्रोजन जो था 2-3 दिए थे कि इसमें से महिलाओं का कौन सा होता है, तो ये आपका टीआरई में भी आया था, ये एस्ट्रोजन होता है। और 69 का ये आपका महिलाओं में यौन और प्रजनन की स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, ठीक है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसमें देखिए केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है, तो केला जो होता है विटामिन बी का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विटामिन बी होती है B6 वाली, ठीक है। 300 उसमें 33% लगभग होती है। और इसके साथ केले में क्या क्या होता है, विटामिन ए भी होता है, और आपका आयरन होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है। इसीलिए केला अच्छा बताया गया। 71 नंबर, एड्स रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है, और एड्स का आपको HIV वायरस होता है, उसमें ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस होता है उसका। नेक्स्ट है 72 नंबर देखिएगा, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परिपोषी कौन होता है, तो आपका ये होता है मादा। काफ़ी बीमारियां हैं जो मादा के द्वारा होती हैं, इसमें मादा एनाफ्लीज होता है इसमें, ठीक है। जो वो आपका मलेरिया होता है ना, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, और मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है इसका, और जिसमें डंक द्वारा मनुष्य में शरीर में पहुंचता है और उससे आपका रोग शिकार कर लेता है इसमें। और इसकी जो उपचार होता है ना मलेरिया का, वो कुनैन एक पौधा है, कुनैन नमक, उससे बनाई जाती है कुनैन से, ठीक है। और इसमें क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देता है और रक्त में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो ये आपकी होती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है ATP का, तो ये आपके ऊर्जा का स्रोत होती है, एक तरीके का ये करेंसी जैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 74 नंबर, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, तो 74 का आपको पता होगा चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है। इन्होंने ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक एक बुक लिखी थी, और इन्होंने अपने डार्विन बाद बदला था इसका सिद्धांत को। नेक्स्ट है 75 नंबर, जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं, तो 75 का हो जाएगा आपका, ये करती है अमोनिया के रूप में। जितने भी जलीय होते हैं ना उसमें सभी में अमोनिया होती है, और जो आपके पक्षी वगैरह होते हैं तो उसमें यूरिक एसिड होता है, ठीक है।
और मानव में आपका अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो यूरिया में होता है। तो तीनों चीज़ याद रखिए, यूरिक एसिड होता है पक्षियों में, और जलीय जीव होते हैं उसमें अमोनिया होता है उत्सर्जन वाला, और मानव में होता है यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो आपका 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। तो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ रहा है मुझे आपको एक्सप्लेन करने का, वो कोशिश कर रहे हैं पूरी आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल पर एक वो विजिट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगी। तो पादपों में थैलोफाइटा समूह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा भी है, और इसमें जनन तंत्र जो होता है स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्रिप्टोगेम भी बोलते हैं। इन समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरवाइज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है फर्म्स, जो पौधे होते हैं फर्न प्लांट, बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? तो 77 का होता है डी, पत्तियों की निचली सतह पर इसमें बीजाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 78 नंबर, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? 78 का ये एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म होते हैं, और पुष्पीय पौधों में जिन्हें इसमें पौधों के बीज चोल के ढके होते हैं इसमें। नेक्स्ट है 79 नंबर, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एवं राइजोम हैं जो इसमें होते हैं ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत तना होते हैं। ठीक है, जैसे अदरक हो गई, आपकी हल्दी हो गया, आलू, ये सभी भूमिगत तने के उदाहरण हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं कि ये आपका अदरक कैसा है। नेक्स्ट है लास्ट वाला ये 80 नंबर, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना जो होता है आपका ये उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बन डाई जो है ना, उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है, और ये रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना ये आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया 40 नंबर इसका, और इसका मैथ्स वाला सेक्शन अलग कर देंगे, और आपका प्राइमरी का भी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, आप लगा लीजिएगा इसके, जब भी नए प्रैक्टिस सेट आएंगे हम करा देंगे आपको। बाकी सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।